झारखंड में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 7 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार किया गया। हेमंत सोरेन कैबिनेट में कुल 11 चेहरों को जगह मिली। जेएमएम से 6 विधायकों को मंत्री बनाया गया, वहीं कांग्रेस से 4 विधायक और आरजेडी से 1 विधायक मंत्री बने। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के खिलाफ मानहानि के एक मामले को रद्द कर दिया। डीएमके ने 2020 में उनके खिलाफ मानहानि का केस किया था। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी की प्रोबा 3 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग की गई। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुई हिंसा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने भाषण में मुगल शासक बाबर का जिक्र किया, जिसके बाद उनका यह बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। योगी आदित्यनाथ ने यह बयान अयोध्या में रामायण मेले के उद्घाटन के दौरान दिया, लेकिन उनके बयान पर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई। अयोध्या में रामायण मेले के उद्घाटन के बाद योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। मंच से उन्होंने यूपी के संभल में हुई हिंसा और बांग्लादेश में हो रही हिंसा का जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने दोनों जगहों पर हुई हिंसा को मुगल शासक बाबर से जोड़ दिया। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। बाद में मुख्यमंत्री योगी का यह बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। हालांकि अखिलेश यादव ने डीएनए वाली बात पर योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। इसी तरह कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देकर समाज में नफरत पैदा करने में जुटे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर चली लंबी खींचतान के बाद आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले देवेंद्र फडणवीस का नाम सोशल मीडिया पर दिन भर ट्रेंड करता रहा, क्योंकि उन्होंने मुंबई के आजाद मैदान में हजारों समर्थकों की मौजूदगी में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सच्चर विवेक बुद्धीने पार पाडेन। इस दौरान उनके अलावा महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए अजित पवार ने भी शपथ ली। महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल। इस शपथ ग्रहण समारोह में सबकी निगाहें शिवसेना के एकनाथ शिंदे पर टिकी रहीं, क्योंकि कई दिन तक चली राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहीं। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सच्चर विवेक बुद्धीने पार पाडीन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। इसमें महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार वाली एनसीपी के गठबंधन की जीत हुई थी, लेकिन सीएम के नाम पर लंबी बहस चली और फिर आखिर में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनाए गए और मुंबई के आजाद मैदान में उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। उनके अलावा कई राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री और फिल्म समेत खेल जगत के मशहूर लोग भी देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण का हिस्सा बने। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही खबरों में रही, क्योंकि जैसे ही वो मंच पर पहुंचे वहां उनके समर्थन में नारे लगने शुरू हो गए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मंच पर मौजूद रहे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से तो देवेंद्र फडणवीस बहुत खुशी से मिले। शपथ ग्रहण समारोह में कई और राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रही। नेताओं के अलावा फिल्म जगत के सितारे भी वहां पहुंचे। इनमें शाहरुख खान और सलमान खान की तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर घंटों तक ट्रेंड करती रहीं। उनके अलावा सचिन तेंदुलकर भी वहां नजर आए। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी भी अपने बेटे अनंत और बहू राधिका के साथ समारोह में शामिल होने पहुंचे। और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर शपथ लेने से पहले देवेंद्र फडणवीस के गो पूजन की तस्वीरें भी ट्रेंड करती रही। उन्होंने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले अपने बंगले सागर में गो पूजन किया, और इसके लिए खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस के बंगले सागर में सजा धजा कर एक गाय लाई गई, जिसकी पूजा करने के बाद देवेंद्र फडणवीस अपने घर से रवाना हो गए। सीएम बने अभी 5 साल के लिए, वो अभी इनके आशीर्वाद लेके आगे जो भी काम करेंगे
अच्छे से होगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने मुंबई के मशहूर मुंबा देवी मंदिर में जाकर पूजा की, जहां के पुजारियों ने मुंबा देवी की मूर्ति पर चढ़ी फूल माला देवेंद्र फडणवीस को आशीर्वाद के तौर पर पहनाई। इसके बाद वो सिद्धिविनायक मंदिर भी पहुंचे। वहां के पुजारियों ने भी आरती के बाद देवेंद्र फडणवीस के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान उनके कई समर्थक सड़कों पर नजर आए। उनमें कुछ लोगों की टी शर्ट पर एक है तो सेफ है लिखा दिखाई दिया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान ये नारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, जिसने सोशल मीडिया पर जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थी। इस बीच महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे मुंबई के कोलाबा इलाके पहुंचे। उन्होंने वहां बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा पर माला पहनाई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने क्रेन पर चढ़कर बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा पर माला चढ़ाई। इसके लिए वहां पहले से ही एक क्रेन को तैयार रखा गया और जैसे ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे वहां पहुंचे, क्रेन की मदद से उन्हें ऊपर उठाया गया। क्रेन से ऊपर पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा पर माला पहनाई। इसके बाद जैसे ही बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के लिए वो आगे की तरफ आए, नीचे खड़े समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। क्रेन से नीचे उतरने के बाद एकनाथ शिंदे ने बाला साहब की मूर्ति के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान शिवसेना के कई नेताओं ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। इस तरह से क्रेन पर चढ़कर माला चढ़ाने की वजह से एकनाथ शिंदे की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड करती रहीं। इधर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सड़क और हाईवे बनाने वाले ठेकेदारों को चेतावनी दे दी कि अगर उन्होंने ठीक काम नहीं किया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदारों को चेतावनी दिए जाने की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने सड़क हादसों के बढ़ते मामलों पर चिंता भी जताई। सदन में राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट से सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मुद्दा उठाते हुए इसमें कई खामियों का आरोप लगाया, जिसका जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने चेतावनी दे दी कि अगर कहीं भी सड़क के निर्माण में खामी पाई जाएगी या उसकी वजह से हादसे होंगे तो उसे बनाने वाले ठेकेदारों पर एक्शन लिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैक लिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर दो। उनके इस जवाब पर एक सांसद ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे हादसों का जिक्र किया। साथ ही पिछले एक साल में इस एक्सप्रेसवे पर 150 लोगों के मारे जाने पर केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछे। इस पर नितिन गडकरी ने देश भर में पिछले एक साल के सड़क हादसों का आंकड़ा रख दिया। सम्मान्य सदस्य 150 की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए दुखी हूँ। 1,68,000 लोग मरे, जो कोई दंगे में नहीं मरे हैं, जो कोई लड़ाई में नहीं मरे हैं। नितिन गडकरी के मुताबिक कई लोग सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों को नहीं मानते, इसलिए हादसों में इजाफा हुआ। लेकिन विपक्षी सांसदों और खासकर हनुमान बेनीवाल ने 1 लाख करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे पर हादसों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग कर दी। संसद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मुद्दे पर हुई यह बहस सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। बाद में हनुमान बेनीवाल की इस मांग पर नितिन गडकरी ने जवाब दिया और साथ ही भरोसा दिया कि दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों पर एक्शन लेने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। 4 कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराया है, उनके ऊपर नोटिसेस देकर हम उनको निश्चित रूप से टर्मिनेट करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी है इसमें जो मिस्टेक हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने साफ किया कि सड़क निर्माण में क्वालिटी को लेकर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने सड़क हादसों में मरने वालों की बढ़ती संख्या पर चिंता भी जताई। उन्होंने कई साल पहले अपने साथ हुए एक सड़क हादसे का जिक्र किया। मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया, मेरा 4 बार पैर टूटा है 4 जगह पर। मैं आह्वान करता हूं कि ये बहुत गंभीर समस्या है, इसके अलग अलग कारण है, उसकी चर्चा कहीं ना कहीं जब होगी तो होगी। नितिन गडकरी ने जैसे ही अपने साथ हुए हादसे का जिक्र किया, खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सदन में इस बात पर हताशा जताई कि सड़क हादसे कम करने के लिए जुर्माने की रकम बढ़ाई गई, लेकिन इसके बावजूद लोग ट्रैफिक नियमों को नहीं मानते। उधर लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस भड़क गई। बाद में यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। निशिकांत दुबे ने भारत के खिलाफ बयान देने वाले अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस और ग्लोबल संस्था OCCRP का जिक्र कर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर लिया। इसके बाद इन आरोपों पर संसद में खूब हंगामा हुआ, क्योंकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल विदेशी संगठनों और लोगों के जरिए केंद्र सरकार को गिराने की फिराक में है। उन्होंने अमेरिका की मदद करने वाली संस्था OCCRP का जिक्र किया। आरोप लगाया गया कि इस संस्था की रिपोर्ट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तुरंत ट्वीट करते हैं। निशिकांत दुबे के मुताबिक ये संस्था हमेशा किसी भी संसद सत्र की शुरुआत में भारत के खिलाफ रिपोर्ट छापती है ताकि उसे लेकर संसद ठप हो जाए। सरकार को कैसे डिरेल करना है उसके लिए अलग अलग तरह के
मंसूबे ये पालते रहते हैं, ये घृणा के शिकार हैं। और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। यही नहीं, निशिकांत दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी खालिस्तान समर्थकों और कश्मीर को तोड़ने वालों से मिले हुए हैं। उनके इन आरोपों पर कांग्रेस भड़क गई। We went to see the speaker and we said, look, this has to be expunged from the record. The person must apologize. You can't do this kind of thing. निशिकांत दुबे के इन आरोपों की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। बाद में इस मुद्दे पर संसद में इतना हंगामा हुआ कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हाल ही में फ्रांस के एक अखबार ने दावा किया था कि OCCRP की रिपोर्ट न्यूट्रल नहीं होती है, यानी वो भेदभाव कर भारत के खिलाफ अपनी रिपोर्ट छापती है। और निशिकांत दुबे के अलावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी OCCRP का मुद्दा उठाया। साथ ही भारत की संसद को ठप करने की विदेशी साजिश की आशंका भी जताई। इसके बाद यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी ने दो टूक कह दिया कि जब भी संसद का सत्र चल रहा होता है उसी वक्त OCCRP जैसी संस्थाएं भारत के खिलाफ कोई ना कोई रिपोर्ट छापती हैं, जिन्हें लेकर विपक्ष लामबंद हो जाता है। उन्होंने इस पूरे मामले में साजिश की ओर इशारा किया। ये जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर अनजाने में हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर चर्चा करिए। यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी यही नहीं रुके, उन्होंने OCCRP के अलावा इससे पहले सामने आई पेगासस और हिंडनबर्ग की अलग अलग रिपोर्टों का भी जिक्र किया, जिनकी वजह से संसद पहले भी ठप हो चुकी है। इसके बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेर लिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। मुझे आज LOP लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। संबित पात्रा का यह बयान कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। बाद में कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर संबित पात्रा की टिप्पणी पर संज्ञान लेने की अपील की।